जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी, आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप और पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी दोस्तों। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और मैं व्यस्तता से हटके अब आपके सामने आ चुका हूं, समक्ष आ चुका हूं आपकी क्लास को लेने के लिए। और जितने भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए बहन भाई हैं, क्लास रुक रुक कर नहीं चला, क्लास बिल्कुल फाइन है, क्लियर है, आई एम ऑडिबल। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। आज की इस वीडियो में दोस्तों एनसीएफ 2005 की बात करेंगे। एक बार में कॉन्सेप्ट को हम करा देंगे और उसके सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हम ले लेंगे। आप यकीन मानिए कि जितने भी चैप्टर आज से हम जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, सारे चैप्टर एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? सभी को नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल। आइए, आज का एपिसोड है हमारा एनसीएफ 2005। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनसीएफ 2005 की, प्यारे साथी। देखो, एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं और इसको इंग्लिश में अगर रूपांतरित हिंदी में किया जाए तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा कहते हैं। बात क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में। क्लियर आवाज नहीं आ रही है क्या? मुझे ये बताओ, आवाज अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बता देना, ठीक है? चलो, हाँ जी, बिल्कुल आवाज। अच्छा, क्लास नहीं चल रही है? क्लास तो चल रही है, बहुत बढ़िया। वीडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, वीडियो आवाज साफ नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं प्यारे साथी, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या दिक्कत आ रही है। मैं एक बार मैं चेक कर लेता हूं, फिर आपको मैं कहूंगा कि हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? जी हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेता हूं मैं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अभी बोलो मेरे को, अभी बोलो मेरे को। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो देखो, जब भी बात करते हैं एनसीएफ 2005 की तो सबसे पहले आप बता दें आपको कि जो हमारा शिक्षण पद्धति है, शिक्षा एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम का काला चिट्ठा है ना, वो एनसीएफ है। मेरी बात को यहीं पर चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एनईपी अलग है, एनसीएफ अलग है। बात को समझ गए ना? एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जबकि एनसीएफ जो है वो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है। पहला कॉन्सेप्ट यूपी टेट में ये भी पूछा जा सकता है, टू द पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये आ सकता है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है ना। ये है क्या? स्कूल की सभी गतिविधियों का कक्षा चिट्ठा है, जो एजुकेशन हम स्कूल में देते हैं एज अ टीचर, एज अ मास्टर, एज अ शिक्षक। उसके अनुसार जो सिस्टम है, दिनचर्या है, पूरी दिनचर्या है, और उस पूरी दिनचर्या में जो भी होता है वो सब क्या है दोस्तों? वो एनसीएफ एक इसका क्या है? एक निचोड़ है, एक कक्षा चिट्ठा है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जितने भी लोग हैं यहां पर समझ लें, अगले पॉइंट पर जब हम बढ़ते हैं तो मुझे क्या पता चलता है? मुझे यह पता चलता है कि एनसीएफ से जितने पॉइंट बनेंगे वो सारे पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एनसीएफ में क्या है कि शिक्षा से जुड़े वो सभी पहलू जो विद्यालय में होते हैं, कक्षा चिट्ठा है एजुकेशन का। अब इसमें एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है वो समझो। एनसीएफ 2005 का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य दोस्तों, विद्यार्थियों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। यानी एक शिक्षक है, मान लीजिए मैं यहां प्लेटफॉर्म पर बैठा हूं, खड़ा हूं, और मुझे आपको कैसे पढ़ाना है, मुझे आपको कैसे पढ़ाना है, वो दोस्तों जो है वो क्या है? वो इस पद्धति में शामिल है। मुझे क्यों पढ़ाना है, उसका एम है। मुझे कैसे पढ़ाना है, वे ऑफ लर्निंग अलग चीज है। वे ऑफ टीचिंग क्या है कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप स्कूल में हैं, सरकारी स्कूल में हैं, तो आप टीचिंग कर रहे हैं या करा रही हैं, तो बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं, ये सब इसका मुख्य एम है। एनसीएफ 2005 का मुख्य एम क्या है कि विद्यार्थी को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, शिक्षा को समस्या मुक्त बनाना एनसीएफ 2005 का एम है। अधिगम का स्वरूप सक्रिय और सामाजिक, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बना था दोस्तों। देखिए ये वाला पॉइंट, अभी अगर इसको नहीं समझोगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस भी हमने बहुत अच्छे लिए हैं और क्वेश्चंस आगे फंसेंगे। तो देखिए, विद्यार्थी को क्यों, कैसे और क्या है, क्यों, क्या और कैसे पढ़ाया जाए, ये एनसीएफ 2005 इसलिए एनसीएफ को लाया गया है। बात को समझ गए? ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। दूसरा, शिक्षा को समस्या मुक्त, टेंशन मुक्त बनाना है, और शिक्षा का जो स्वरूप है, अधिगम लर्निंग का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए? सक्रिय और सामाजिक। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि शिक्षण समस्याओं को देखते हुए ये एनसीएफ का निर्माण हुआ, ठीक है ना, और इसका समाधान भी एनसीएफ में जो है, उनका निराकरण समाधान भी वहीं पर मिलेगा। तो एनसीएफ में जो एनसीएफ 2005 का निर्माण हुआ है वो रीजन है कि शिक्षण की समस्याएं, कि अगर किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो उसमें टीचिंग कैसे की जाए, एम क्या है, कैसे कैसे, क्या क्या और क्यों क्यों, 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। और उसका समाधान निकालने के लिए कमेटी बनती है, उसके बाद एनसीएफ 2005 लॉन्च होता है। क्लियर है? यह बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं फैक्ट पर। दूसरा, अधिगम हमेशा सक्रिय, एक्टिव होना चाहिए। भाई कोई भी चीज पैसिव तो होती नहीं है, भाई निष्क्रिय तो होती नहीं है। यह बात आपको ध्यान में रख लेना है। अगर पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। जितने भी लोग हैं वो पढ़ाई पे ध्यान दें कमेंट बॉक्स में, इसीलिए कमेंट बॉक्स हमने ओपन करके रखा है कि जहां पर कोई डाउट है वो अंत में पूछेंगे, लय को नहीं ब्रेक करेंगे। और अगर कोई समस्या इशू है, जो टीचिंग वाला पढ़ा रहे टीचिंग में व्यवधान करेंगे तो इश्यूज होंगे, है ना। एनसीएफ के संस्करण और समिति, अब देखो जब भी कोई कमेटी बनती है दोस्तों तो उसमें कोई ना कोई अध्यक्ष भी होता है
और कोई ना कोई उसका उपाध्यक्ष होता है, सुना होगा हमेशा, जैसे प्रधानमंत्री होता है, जैसे मुख्यमंत्री होता है, जैसे उप मुख्यमंत्री होता है, ऐसे कमेटी को संभालने के लिए अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर यशपाल। और निदेशक कौन है? कृष्ण कुमार। अब आते हैं पॉइंट पर, देखो उसको भी समझेंगे। तो एनसीएफ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या निदेशक को समझने से पहले एक लाइन को समझो। सबसे पहला जो एनसीएफ आया था वो आया है 1975 में, इसमें भी शिक्षा में सुधार हुए। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आया एनसीएफ 1988 में, ये भी 1988 में द्वितीय संस्करण था एनसीएफ का। तीसरी बार जो थर्ड एडिशन आया एनसीएफ का वो 2000 में आया, शिक्षा में और अच्छे सुधार हुए। और जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं ये फोर्थ नंबर का स्वरूप है, ये 2005 में। क्या मुझे कोई बताएगा कि फिफ्थ नंबर का एनसीएफ कौन सा है? बताओ जल्दी से बताओ, फिफ्थ नंबर का एनसीएफ कौन सा है? हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, आज या कल संभवतः अपनी सीडीपी वाली बुक, जो बाद में देख रहे हैं उनके लिए नहीं, वो तो पहले ही से पता होगा, सीडीपी वाली बुक लॉन्च हो जाएगी। मेरी बात को समझ गए? ये बात आपको ध्यान में रख लेना है, क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। चलो बहुत बढ़िया। सर 2003 में, सर 2020 में, सर 2009 में। इसीलिए मैं कहता हूं अंधकार में है, बातें करने में इतने लालायित रहते हैं कि एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2000, वाह वाह वाह। एक और है वीरेंद्र जी, है ना? वाह रे दोस्त, 2020 मार रहे हो ना ताल ठोक के। भाई एनसीएफ 2005 के बाद 2020 कर रहे हो, जबकि मैंने आपको बोला था कि एनईपी, शुरू में बोल रहा हूं कि एनईपी अलग है, एनसीएफ अलग है। जब एनईपी है अलग, एनसीएफ अलग है, तो काहे उसमें उसको घुसेड़ रहे हो? थोड़ा सा कॉमन सेंस। और जो 2009 वाले, उनको तो 500 तोपों की सलामी है। जब एनईपी अलग है, एनसीएफ अलग है, तो आरटीई को भी एनसीएफ में घुसेड़ दोगे। आरटीई है राइट टू एजुकेशन, और ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना? दो अम्मा दो के अलग बच्चे, है ना? उन्होंने कहा कि तुम मेरा ले लो, कि तुम मेरा ले लो। कभी ऐसा हुआ है? नहीं यार, हुआ है। बात को समझो, एनसीएफ 2005 अलग है, एनईपी 2020 अलग है, आरटीई एक्ट 2009 अलग है। सेवारत शिक्षक, तुमसे तो मेरा विनम्र निवेदन आग्रह है कि तुम्हारी पूरी दिनचर्या आरटीई 2009 पे है, तुम्हारी नियुक्ति से लेके, तुम्हारे पढ़ाने से लेके, सिस्टम से लेके पूरा आरटीई है। तो 2009 तुम तो ना यार घुसेड़ो तुम सब, है ना? तुमसे तो मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता। तो आरटीई अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, एनईपी अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। पहले यहां समझने की कोशिश करो कि ये सब अलग है। अभी तक कोई दूसरा एनसीएफ नहीं आया है। एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 ही है, अगला एनसीएफ आएगा तो बताया जाएगा। ठीक है, बात को समझे। यह भारत का चौथा राष्ट्रीय संस्करण है। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल, यानी कुल मिलाकर एनसीएफ के अध्यक्ष कौन है? 2005 के यशपाल हैं, और निदेशक कृष्ण कुमार। बोले सर ये 2005 पढ़ा रहे हो, अच्छा मुझे दिमाग में ये बताओ, जो नया एनसीएफ होगा उसको ही तो परीक्षा के लिए पढ़ाया जाएगा, मानते हो ना? उसी को ही पढ़ना पड़ता है। अगर इसके बाद में कोई और एनसीएफ आया होता तो हम वो पढ़ते, न कि 2005 पढ़ते। तो वर्तमान में जो एनसीएफ 2005 है वही है, और उसी को पढ़ेंगे, उसी से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। दूसरी बात अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कि एनसीएफ 2005 का उद्भव कहां से हुआ। देखो एनसीएफ 2005 की बात हम करते हैं तो इसका उद्भव होता है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध, जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निबंध है सभ्यता और प्रगति, जो है यहां से उत्पन्न होता है ये, यानी इसको यहां से लिया जाता है। इसका एक फार्मूला भी होता है कि लर्निंग विदाउट वर्डन, LWB, यानी लर्निंग विदाउट वर्डन का मतलब है कि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे को तुम पढ़ा तो रहे हो, सरकारी स्कूल में तुम पढ़ा तो रहे हो, हाँ मेरी बात को समझ गए? तुम पढ़ा तो रहे हो, पर क्या है? कैसे पढ़ाना है। ठीक है, देखता हूं कैसे पढ़ाना है वो हमने देखा, लेकिन बच्चे को ज्यादा तो प्रेशराइज्ड नहीं करना पड़ रहा है, ज्यादा तो अतिरिक्त होमवर्क नहीं देना पड़ रहा है, ज्यादा तो उसके ऊपर भार नहीं डाल रहे हो। तो बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट वर्डन, बिना बोझ के सीखना या बिना बोझ के अधिगम, ये है इसका एनसीएफ का प्रथम फार्मूला। क्लियर है? ये बात याद रखना है। सभ्यता और प्रगति इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका फार्मूला है लर्निंग विदाउट वर्डन। राइट, चलो दोस्त, एनसीएफ का विस्तार, भाषा और लागू राज्य। एनसीएफ 2005 में 22 भाषाएं हैं और 17 राज्य जो है उस समय 2005 में इसके अंतर्गत आते हैं। आज भी एनसीएफ 2005 की बात करें तो 22 जो भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में है प्यारे साथी? तो 8वीं अनुसूची में है। किसमें है? 8वीं अनुसूची में है। यह बात आपके दिमाग में फीड कर देनी है मेरे को। हाँ चलो भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो चलो। तो भारत के 17 राज्यों के पाठ्यक्रम में इसको स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? विषयों के बीच की दीवार गिराना, यानी समग्र ज्ञान। एनसीएफ 2005 में क्या है? पहली बात तो यहां पर यह समझ लीजिएगा कि जब आप एनसीएफ पढ़ते हो तो इसमें है क्या कि भाई देखो, महत्वपूर्ण चीज यह है कि जैसे कोई, ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा एक घर है ना? ये घर है या बाहर है? ये स्कूल है, ये स्कूल है, और ये हमारा घर है। तो ये कहते हैं कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो इसको ना बाहरी दुनिया से जोड़ो। तो एनसीएफ 2005 का अहम मुद्दा यह है कि भाई देखो, शिक्षण समस्याओं को खत्म करना,
बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए। लेकिन बच्चा जब स्कूल में जा रहा है तो ऐसी स्किल आप अपनाइएगा जिससे बच्चे को कतई वर्डन फील ना हो, उसको बोझ ना लगे एजुकेशन। और वो तभी हो सकता है कि जब बच्चे की शिक्षा को आप आउटसाइड से जोड़ोगे, यानी बाहरी दुनिया से यदि बच्चे को कनेक्ट करना है तो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। बच्चा कैसे सीखेगा? दुनिया के जितने, यानी घर से बाहर से, तो स्कूली वातावरण, एक लाइन में याद रखना, स्कूली वातावरण को बाहरी दुनिया से या बाहर के जीवन से कनेक्ट करना एनसीएफ 2005 का लक्ष्य है। क्लियर ना दोस्तों? यह बात दिमाग में बैठा लीजिए। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं जहां पर मैं था, तो जहां पर मैं ये था कि विषयों के बीच की दीवारें गिराना, जो हमने डिवाइडर लगा के रखे हैं, बिल्कुल हमें स्वतंत्र हो जाना है, क्योंकि हर विषय एक ना एक विषय से कनेक्ट है। क्लियर है? समग्र ज्ञान, जिसका मतलब है कि बच्चे को होलिस्टिक नॉलेज प्राप्त होगी और समग्र ज्ञान की तरफ बच्चा बढ़ेगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, भाई सिंपल सी चीज है, 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, 17 राज्य इसमें है, 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 का जिक्र है। और कहीं ना कहीं दोस्तों सभ्यता और प्रगति और रविन्द्रनाथ टैगोर और दोस्तों लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के देनी है बच्चे को। कतई कुछ करना है क्या? बताइए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हाँ ठीक है, बोलो समझ में आया? सौम्या जी, सोनिया दुबे बहुत बढ़िया, रघुराज सिंह आया समझ में आपको? बहुत बढ़िया। डॉल ठीक है, माधुरी पटेल हाँ ठीक है, कंचन यादव बहुत बढ़िया, आया समझ में? यहां तक कि नहीं आया? प्रवीण बहुत बढ़िया, आया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। हाँ नेक्स्ट पॉइंट पर बातचीत, अगर नहीं बातचीत करोगे दोबारा कमेंट नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना इस चीज को। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। कैसे आते हैं समझो। ज्ञान को स्कूली के बाहर, यानी स्कूली जीवन के बाहर, बाहरी जीवन से जोड़ दो। ऑलरेडी अभी बताया कि स्कूल में तुम पढ़ा रहे हो तो बच्चे को ऐसा ना करना कि किताबी दुनिया बोझ लगे, उसको किताबी कीड़ा भी नहीं बनाना है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली, 5 सूत्र हैं इसके, ध्यान रखना। एग्जाम में यहां से ही क्वेश्चन, अगर ये पांचों चीजें आपने पढ़नी, 3 ये और चौथा 5वां ये, अगर ये पढ़ लिया तो समझ लो एनसीएफ का कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप कर लोगे। ज्ञान के कोई स्कूली बाहरी जीवन से जोड़ देना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली मुक्त करना, यानी रोट लर्निंग से उसको अवॉइड करना है। बच्चे को लर्निंग ऐसी देनी है जिसमें बच्चा पढ़े तो, पर उसे क्या हो, उसे जो है बोझ ना लगे, उसे रटना ना पड़े, वो समझ के तौर पर पढ़े। रोट लर्निंग को अवॉइड करना है। पाठ्य चर्चा केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, कैसी हो? फिर बाल केंद्रित हो। कैसी हो? फिर बाल केंद्रित हो। बच्चे को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से लचीला, फ्लैक्सिबल बनाना है कि बच्चा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाए, शिरकत कर पाए। विद्यार्थी में राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था विकसित करना, राष्ट्रीय मूल्य क्या है उनके प्रति आस्था विकसित करना। और राष्ट्रीय, ये एक ही पॉइंट है, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना कि राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान क्या है, हमारी भागीदारी क्या है। बात को समझे? हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया नवनीत, बहुत बढ़िया। प्रयास सत्यार्थी, यही हम करने आए हैं, चिंता ना करें, मैं आपके हाँ बिल्कुल साथ में हूँ, परेशान ना हो। प्रभा बिल्कुल बहुत बढ़िया, चलिए रश्मि बिल्कुल सही बात है। चलो ये सारी चीजें आपने यहां देख लिया, क्लियर है? तो हमेशा कैसी है कक्षा, हमेशा कैसी है लचीली, क्योंकि डंडे के बल पर तो तुम उसको बच्चे को चुप करा सकते हो, लेकिन क्या बच्चा कोई अपने डाउट पूछ पाएगा? नहीं, बच्चा छोटा है, तुम उसको मारोगे पीटोगे, घर में भी नहीं बताएगा। तो याद रखना है कि जितने भी हमारे सरकारी सेवारत शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं और प्राइवेट में पढ़ाने वाले हैं, वो भी ध्यान रखें कि बच्चों से प्यार करें, ठीक है ना? कक्षा को फ्लेक्सिबल बनाएं, और फ्लेक्सिबल बनाते समय ध्यान रखें बच्चों से झाड़ू नहीं लगवानी। मैंने पिछली भी क्लास में जिक्र करा था, सरकारी स्कूलों में यही करवा रहे हैं आप लोग, सारे लोग नहीं करा रहे, पर एक भी करा रहा है तो बदनाम सारे लोग हैं। इस चीज को ध्यान रखना है कि हमेशा फ्लेक्सिबल रखें दोस्तों। बच्चे, आपके बच्चे दूसरे के बच्चे सेम है, बिना किसी भी भेदभाव के। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि 4 साल है, 5 साल है आपके बाद, उसके बाद वो नहीं मिलेंगे आपको, है ना? आ जाओ, यहां देखो, शिक्षा का स्वरूप कैसा हो? शिक्षा केवल किताबी नहीं, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित हो। यानी बच्चे जो है किताबी कीड़ा नहीं, अभी मैंने आपको बताया था कि किताबी कीड़ा नहीं बच्चे बनाने हैं आपको, किताबी कीड़ा नहीं बनाने हैं आपको। बच्चे को जो भी, हाँ साधना तिवारी कह रही झाड़ू हम लगाएं, तो क्या बच्चों से लगवाएंगे? आप क्या कहना चाहती हो मुझे बताओ जरा, क्या कहना चाहती हो बताइए? लिखिए लिखिए, मैं पढ़ा रहा हूं तब तक। शिक्षा केवल किताबी नहीं, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित हो। क्या है? व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित हो। मध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मध्यम कैसा होना चाहिए बच्चों को, लैंग्वेज कैसी पढ़ानी चाहिए, उसके घर की भाषा। आपको नहीं आती है तो आपकी गलती है, आपको सीखनी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी। मेरी बात को समझे, आपको सीखनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपक शुक्ला, ठीक है, आपका कमेंट्स ले लिया। वीरेंद्र शर्मा, परेशान मत हो महोदय, हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, बस केवल ना नोट्स को देखते रहो। सोनिया दुबे, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अंकिता चौहान, ठीक है। भाई मित्र दीपक, है ना, कोई देखो नहीं, सफाई कर्मी नहीं होते, क्या नहीं होते, आपको पेमेंट मिल रहा है, इसका मतलब एक एग्जाम, एक आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन ये भी कर सकते हो कि पेमेंट मिल रहा है, पढ़ाने के लिए पेमेंट मिल रहा है ना? पेमेंट पढ़ाने के लिए मिल रहा है, झाड़ू लगाने के लिए तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि झाड़ू वाला तो आता नहीं है, तो बच्चों से लगवा लेते हैं, है ना?
तो इसलिए मैं आपसे ही नहीं कह रहा हूं, सारे लोगों से मैं कह रहा हूं। हाँ ठीक है सर, तेलुगु में पोस्टिंग हो गई, तेलुगु में पोस्टिंग नहीं होगी, तेलुगु भाषा होती है। संजय सिंह कह रहे हैं हमें यहाँ की भाषा नहीं आ रही है तो क्या करेंगे। मान लीजिए आपको तमिलनाडु में पोस्टिंग मिल गई है या केरल में मिल गई है और कन्नड़ी भाषा है, वहां की कन्नड़ भाषा है, पोस्टिंग मिल जाती है और आप पढ़ नहीं, आप बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हो, तो क्या कहेंगे बच्चे, क्योंकि मैं तो यूपी का निवासी हूं और मैं बिहार का निवासी हूं या फला फला का निवासी हूं, मेरा ट्रांसफर होकर चला जाता है केरल में, तो उस संबंध में क्या करें, उस समस्या का निराकरण करने के लिए आपको तेलुगु या कन्नड़ सीखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। आप उसको बच्चे को विवश नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे को उसकी ही मातृभाषा में ही ज्ञान देना है, गलती आपकी होगी तो मातृभाषा में ज्ञान देना है। अब मेरा जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन तुमसे था कि सफाई कर्मी नहीं आते हैं तो क्या बच्चों से लगवाएंगे, निहायत ही घटिया काम है ये बच्चों से लगवाना, है ना। तुम अगर उसमें हो तो तुम लगाओ झाड़ू। मैं भी अपने ऑफिस में जब आता हूँ ना, मैं 6 करोड़ बच्चों को अगर मैं पढ़ाता हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे आपको कम दिख रहे होंगे 6 मिलियन, तो जब यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी मन होता है ना उठा के लगाने लगता हूँ, है ना, स्वीपर्स आते, बहुत सारे लोग होते हैं, सब कुछ होता है। इसका मतलब है कि वो आपका है जहां आप सुबह से लेकर शाम तक जाते हो और कोई आप ही नहीं निपटते हैं, सारे लोग हैं, सारे लोगों की जिम्मेदारी है उसको साफ रखना, गार्डन होना बढ़िया, टॉयलेट साफ हो, क्लियर हो, बच्चे उसको यूज कर पाए, कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, कैसे अपनी सैलरी से देना है कैसे नहीं, ये मुद्दा है आपका, दूसरे का मुद्दा नहीं है। बच्चों से नहीं करा सकते आप। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, शिक्षा पूरी तरह बाल केंद्रित हो, भेदभाव जेंडर जाति धर्म की समाप्ति हो, शिक्षक की भूमिका कैसी हो, एज अ फैसिलिटेटर हो। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि बच्चे के लिए आप एज अ कैटलिस्ट हो, उत्प्रेरक हो, फैसिलिटेटर हो, सुविधादाता हो, कि बच्चा समस्या लेकर आया है तो उसे समाधान के तौर पर देखें, ना कि उसे डंडे के बल पर चुप कराएं। ठीक, बात को समझ लो, ठीक है। अरे दीपक शुक्ला, फालतू की बात मत करो यार, बच्चे लगा दिया तो क्या हो गया, गलती हो गई, गधापन वाली बात करते हो, क्या ही उम्र है आपकी, जो भी होगी 50-55 उम्र की, क्या गलती हो गई, आप रोजाना उसको लगवाएंगे क्या। शिक्षक कैसे बन गए आप, एकदम घटिया मानसिकता है आपकी, आपको तो झाड़ू छीन लेनी चाहिए। आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, बच्चे ने लगा दिया तो क्या गलती हो गई। आप कुर्सी पे बैठ के कमेंट कर रहे होंगे, एक पे ऊपर पैर रखे, आपको लगता है कि ये शिक्षक जो है हमको टारगेट कर रहा है। भाई तुम लोगों से हमारा ना बहुत पाला पड़ता है, ऐसे लोगों से, इतने सम्मानित शिक्षकगण है यहाँ पर, आप ही जैसे लोगों की वजह से बदनाम है क्या। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, आप ऐसा हमारी फैमिली हो और आप दिल पर बात मत लीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि आप दीपक शुक्ला है, दीपक शुक्ला झाड़ू नहीं लगाएगा। और मेरी चीजों से मैंने कभी बहुत सारे लोगों को बताया, 60 साल की उम्र, जो 57 साल की उम्र की जो सेवारत अध्यापिकाएं हैं, उनका बहुत सम्मान है मेरे लिए, कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्वीपर नहीं आता, हमारे यहाँ वो नहीं आता। उन्होंने कहा कि सर हमने 1-2 बार करवाया भी था और हमने गलती मानी और हमने बच्चों से नहीं करवाया, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, नहीं लगा सकते। चलिए, पढ़ाई के साथ पूरी क्लास खराब कर दी, चलो आ जाओ पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। देखो फिर से मैं कहता हूं, जितने भी रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखने वाले कैंडिडेट हैं, जितने भी हमारे माननीय शिक्षकगण हैं, सेवारत अध्यापिकाएं हैं, उनका हमेशा से इस क्लास में हमने जब शुरू किया था, हमने बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं गुरु नहीं, मैं आपका भाई हूं, उम्र आपकी भले ही बड़ी हो सकती है, लेकिन गलत का मतलब होता है गलत। गलत का मतलब ये नहीं होता है कि आप टमाटर को आलू कह दें, जो गलत है वो गलत है, इसमें आपका मेरे को साथ चाहिए। मुझे यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पॉलिटिक्स वाला सिस्टम नहीं चाहिए, जो गलत है उसको नहीं, क्योंकि मैंने भी सेवाएं दी हुई हैं, मैं भी यहाँ पर 10-11 साल से पढ़ा रहा हूँ। आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं। एनसीएफ 2005 का उद्गम निम्नलिखित में किससे हुआ है, गीतांजलि, सभ्यता और प्रगति, विज्ञान एवं तकनीक या गोदान। तो हमने कहा कि सभ्यता और प्रगति, ऑप्शन नंबर बी फॉर ब्रिलियंट, तो बी फॉर क्या हो जाएगा, ब्रिलियंट हो जाएगा। और नहीं अगर तुम लगा पा रहे हो तो मेरे को बुला लेना, 7 दिन की छुट्टी होने के बाद 7 दिन तुम्हारे विद्यालय में धीरे धीरे झाड़ू लगाएगा आके, मेरे को कोई यहाँ पे वो नहीं होगा, ठीक है ना, कि मेरा जो है सम्मान गिर जाएगा। मेरा सम्मान गिरने वाला नहीं है, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा, क्योंकि मैं 7 दिन से ज्यादा नहीं, मैं 15 दिन से ज्यादा नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी संभालना है, ये सब छूट जाएगा, मैं लगा सकता हूं, मैं वही हूं। आ जाओ, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में डॉट डॉट है, कैसे है, सक्रिय सामाजिक है, निष्क्रिय सामाजिक है, निष्क्रिय सरल, ये निष्क्रिय लिखा है, क्लियर है, निष्क्रिय लिखा है, ये निष्क्रिय लिखा है। तो हमने आपको बोला था, हमने ये आपको बोला था, क्या बोला था, देखो यहां पर हमने आपको क्या बोला था, हमने आपको यहां पर बोला था सक्रिय और सामाजिक। देखो अधिगम का स्वरूप कैसा है, सक्रिय और सामाजिक है, तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि सक्रिय और सामाजिक है। अगले दो क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर फटाक से जवाब दो। हाँ जी, सक्रिय सरल नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन को प्यारे साथी ध्यान से पढ़ा करो, कोई भी चीज सरल नहीं होती है। भाई ये बताओ, अधिगम जो हम सीख रहे हैं वो सामाजिक, सोशल है, लर्निंग इज अ सोशल, ठीक है, मेरी बात को समझ रहे ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, स्वयं को जांचें, 2 नंबर। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरे साथी अगर मैं बात करता हूं एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, अवरुद्ध, अवरुद्ध क्या है, क्रॉस, सीखना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, हाँ करता है, लेकिन निगेटिव सेंस में ले रहा है तो हमारा ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है।
ए ऑप्शन। अगला है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? हर क्वेश्चन इसी वीडियो से है। अभी मैंने बताया कि शिक्षक की भूमिका देखो एज अ कैटलिस्ट, एज अ वैसिलेटर, एज अ उत्प्रेरक। तो हमने कहा कि एक उत्प्रेरक के रूप में ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए के साथ। देखो भाई क्वेश्चन कैसे बनता है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को किस शिक्षा में शिक्षा देनी चाहिए? बच्चों को शिक्षा किस भाषा में देनी चाहिए? उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, उपरोक्त सभी में। देखो अल्पसंख्यक वाले बच्चों को, कोई भी बच्चा हो, मैं कहता हूं एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी बच्चा हो प्यारे साथी, तो उनकी मातृभाषा से बच्चे को अलग नहीं करना है। क्लियर? यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं। अगर बच्चा फेल हो जाएगा तो आप क्या डंडे के बल पे चुप करा दोगे कि नहीं मेरा कोई उद्देश्य नहीं? अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, परिवार की असफलता को, समाज की असफलता को। तो इसका मतलब है कि बच्चे का रिजल्ट भी खराब आएगा ना, तो झाड़ू लगवाने वाली जो परंपरा है ना, उसको बंद करनी पड़ेगी। स्कूल की असफलता ही मानी जाएगी, कितना भी बच्चा कैसे भी हुआ हो। बच्चा उद्दंड भी अगर होगा तो भी ध्यान में रखना है। हाँ, तो भी ध्यान में रखना है कि आपकी ही गलती होगी। इसीलिए एनसीईआरटी का निर्माण हुआ है कि टीचिंग टेक्निक को कैसे बदला जाए। चलो अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। स्वयं को परखें 7, 8 नंबर, यानी 7, 8, 9, 10, 4 क्वेश्चन और। सत्य कथन कौन सा है? पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, ठीक है क्या? स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है क्या? राष्ट्रीय चिंताओं की अवहेलना करनी चाहिए, गलत है जी। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, गलत है जी। बच्चा केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित। ना समझ आने वाली धारणाओं को, गलत है जी। आंसर जाएगा किसके साथ? ऑप्शन सी, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ दीजिए, बाहरी जीवन से जोड़ दीजिए। बात को समझ गए दोस्तों? बहुत बढ़िया, ठीक बात है, समझ गए, ठीक है, ओके। चलो एनसीईआरटी 5 के अनुसार आकलन का सही तरीका क्या है? वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां। तो दैनिक गतिविधियों से बेहतर कुछ भी नहीं है कि बच्चा दैनिक गतिविधि, कि नहीं आज पढ़ाया, ऐसा है कि एक साल बाद हम जो है अब बच्चे का टेस्ट लेंगे, नहीं, दैनिक गतिविधियों में ही सारी चीजें होंगी। अंतिम कॉन्सेप्ट है ये, स्वयं को जांचे, अभ्यास प्रश्न मॉक टेस्ट नंबर क्या है? 5, यानी 9, 10 नंबर, 10 क्वेश्चन भी हमने करा दिए दोस्तों, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन और करा देंगे, 2 क्वेश्चन और। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में, और यहीं से यूपी टेट का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यकीन मैं दिलाता हूं आपको। एनसीईआरटी चैप्टर से एक क्वेश्चन बाहर चला जाए, कोई मतलब नहीं पढ़ाने का। फिर इस पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डॉट डॉट अध्यापन की बात निरर्थक है, यानी सृजनशील जो है, यहां सृजनशील भरोगे तो उसकी निरर्थक बात होगी। कैसे? कि बच्चा क्रिएटिव बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कक्षा कैसी है? भीड़ भाड़ वाली, तो इसलिए निरर्थक है। ध्यान रखना, डी ऑप्शन होगा। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तनों का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना। सारे ही विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है। और एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? बताओ। अभिरुचि के अनुसार आर्थिक, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आर्थिक स्तर के अनुसार, सामाजिक स्तर के अनुसार या शारीरिक। देखो आर्थिक जरूरी नहीं है, अनुरूप ये सामाजिक जरूरी नहीं है, शारीरिक जरूरी नहीं, अभिरुचि होना चाहिए। और 11 नंबर, अब ये वाला क्वेश्चन जो है आप होमवर्क में दीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, स्कूल की प्रक्रिया भीतर बाहर चलती रहती है। बताओ। तो 11 नंबर का आंसर आपको देना है होमवर्क में। आज की क्लास कैसी लगी मुझे ये बता देना, बहुत अच्छे से क्लास कराई है। और माननीय शिक्षकगण जितने भी है, आप सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या मैं आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं? में रखना है, क्योंकि देखो यार, आज तुम गलत कर सकते हो, फिर उसका जो उसको रियलाइज करते हैं ना, उसको फिर वो बहुत टाइम बाद उसको रियलाइज